Good morning, children. Today we are going to discuss a topic which is called as electron transport system and oxidative phosphorylation. So now let us start with the topic. Now, as you can see on the screen, this is a structure of mitochondria. You can recognize this structure. There is an outer mitochondrial membrane which is given here, inner mitochondrial membrane given here. You can see the plus charges accumulating just in between the outer mitochondrial membrane and the inner mitochondrial membrane, that is intermembrane space. And you can see the minus charge in the mitochondrial matrix. That is just because of the proton gradient which has been established here because of electron transport system, which I am going to explain you. So now let us start and see how it is possible. Now you can see in the diagram as such, this is the outer mitochondrial membrane, inner mitochondrial space. You see the inner mitochondrial membrane, you see here, ये देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्लस चार्ज हैज बीन एक्यूमुलेटेड हियर. नाउ let us talk about the complexes. This is the first complex. नाम हम आगे बताएंगे आपको. This is the third complex. Second complex इसके बीच में है, नहीं बताया गया. ये fourth complex है और ये fifth complex है. देखिए ध्यान देने वाली बात ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. ये जो स्पेस है ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. आप जानते हो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का बना होता है. ये पूरा जो स्पेस है, ये पूरा स्पेस, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. और ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है, एकदम अंदर वाला, और यानी कि इनर मेम्ब्रेन. यहीं इसी के ऊपर सिचुएटेड है आपके कॉम्प्लेक्सेस. ये ध्यान देने वाली बात है. इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारे कॉम्प्लेक्सेस सिचुएटेड हैं जो ईटीएस का पार्ट है. और ये मैट्रिक्स है जहाँ पे आपका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हुई है, जहाँ पे ऑपरेट करती है, वो ही है. तो इसके बारे में जानना जरूरी था. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सेस विच आर प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन एज सच. दिस इज द कॉम्प्लेक्स 1. नाम इसका NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज या NADH डिहाइड्रोजनेज. कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट Q रिडक्टेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. कॉम्प्लेक्स 3 Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज. कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. एंड वन मोर कॉम्प्लेक्स इज ATP सिंथेज. उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस सी दिस फिगर. दिस इज अ वेल नोन फिगर इन योर NCERT बुक एज सच. देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये दिया हुआ है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. यानी कि एक तरह से ये वो स्पेस है, यहाँ मान लीजिए बाहर, एकदम बाहर जो होगा ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा, एकदम बाहर वाला स्पेस ये हो जाएगा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये और ये जो स्पेस है ये बीच में प्रेजेंट है, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये स्पेस प्रेजेंट है जिसका नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और 5, ये सिचुएटेड होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है. नाउ मैट्रिक्स में क्योंकि NADH फॉर्म हुआ और FADH फॉर्म हुआ है, और ये जो फॉर्म होगा, आप जानते हो पायरुवेट जो है वो जब एंटर किया था एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हुआ, फिर सिट्रिक एसिड में, अल्टीमेटली जो है वो ऑक्सिलो स्टेट में कन्वर्ट हुआ. तो बीच बीच में NADH फॉर्म हुआ और FADH भी फॉर्म हुआ. ये NADH और FADH हाइड्रोजन डोनेट करेंगे इस कॉम्प्लेक्सेस को, जितने भी 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, और इनकी वजह से जब ये पास होंगे हाइड्रोजन तो 2 हिस्सों में ब्रेक कर जाएंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में. ये इलेक्ट्रॉन मूव होता रहेगा कॉम्प्लेक्स 1 के जितने भी यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, यानी कि प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं. कॉम्प्लेक्स 1 के प्रोटीन कंपोनेंट से कॉम्प्लेक्स 2 के प्रोटीन कंपोनेंट से, कॉम्प्लेक्स 2 से थर्ड से फोर्थ,
ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और फोर्स से फाइनली ऑक्सीजन जो है उनको एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। हाइड्रोजन जो है यानी कि हाइड्रोजन का पार्ट जो होता है प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स से मूव करेगा सीधे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। आप देख रहे हो यहाँ पे ये मूव कर रहा है, यानी कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और मैट्रिक्स में H+ आयंस का कंसंट्रेशन घट जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होगा। कॉम्प्लेक्स 5 में जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये ग्रेडियंट ब्रेक होगा, जिसकी वजह से एक्चुअली ATP का सिंथेसिस होगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेरियस कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स 1 है जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन NADH से जो निकला है, these are the constituents of this NADH dehydrogenase। FMN दिया हुआ है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FES आयरन सल्फर प्रोटीन, इसके पार्ट्स हैं NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, बाहर निकला, इट इज एक्सेप्टेड बाय यूबिक्विनॉन एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को। एक्सेप्ट करने के बाद बट नेचुरल वो रिड्यूस हो गया। अच्छा, इसी प्रोसेस में आप देखो ये 4H आयंस यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से सिर्फ 2, यानी कि NADH से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। FMN पे पहले आया, FMN ने FES को डोनेट कर दिया, FES से यूबिक्विनॉन पे आया 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन खास बात यह है कि 4 प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकले हैं और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ एक्यूमुलेट किए हैं। इसका मतलब ये है कि 2 NADH के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसमें। ये अलग बात है कि 4 प्रोटॉन ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे भेज रहे हैं और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्विनॉन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। ये जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है यूबिक्विनॉन पे, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल के देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बन जा रहा है। यूबिक्विनॉन 2 हाइड्रोजन के साथ UQH2 में कन्वर्ट हो गया। फिर इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया साइटोक्रोम 3 में, यानी कि साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में। देखो साइटोक्रोम B लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। ठीक उसी तरफ से आप देख सकते हैं ये आपका बेटा ये कॉम्प्लेक्स 2 है जहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज दिया हुआ है। ये यूबिक्विनॉन एक्चुअली मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर है बिटवीन द वेरियस कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स 2 जो है इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और इस समय एक प्रोसेस होता है, जब आपने देखा था ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एक जगह पे FADH2 बन रहा था, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो FADH2 जो है सक्सिनेट से देखिए यहाँ पे फ्यूमरेट फॉर्म हुआ, FADH2 टूट के FAD+ में कन्वर्ट हुआ क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ डोनेट कर रहा है। फिर ये ट्रांसफर हुआ कॉम्प्लेक्स 2 में FAD में, फ्लेविन 89 डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर दैट गेटिंग ट्रांसफर टू FES आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर आयरन सल्फर प्रोटीन ने फिर से यूबिक्विनॉन को दे दिया। यूबिक्विनॉन से देखिए 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन भी एक्सेप्ट किया यूबिक्विनॉन ने और UQH2 में कन्वर्ट हो गया। फिर इसने ये इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B को दे दिया, विच इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। यानी कि 2 तरफ से कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। एक तरफ से यूबिक्विनॉन जो है वो दे रहा है जो इलेक्ट्रॉन उसको मिला था कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ से, दूसरा कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ से यूबिक्विनॉन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कॉम्प्लेक्स 3 को। और कॉम्प्लेक्स 3 का जो सबसे पहला पार्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है दैट इज साइटोक्रोम B। याद रखिएगा साइटोक्रोम जितने भी हैं ये एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरी की तरफ, यानी कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का भी रोल है। एक का जो एक्सेप्टिंग पावर है इलेक्ट्रॉन का वो दूसरे से ज़्यादा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह
मूव करेगा। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी से फिर से FeS यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन एंड देन टू साइटोक्रोम C1 अगेन अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम C1 से ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर होता है साइटोक्रोम C जो कि बाहर की तरफ लोकेटेड होता है, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ लोकेटेड होता है टूवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम C ये कॉम्प्लेक्स 4 को डोनेट कर देता है। अब कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ साइटोक्रोम A1 एंड A3, इलेक्ट्रॉन उनको डोनेट करता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को मिल जाता है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन दीज टुगेदर फॉर्म वाटर। यही वजह रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट वाटर भी होता है। अच्छा, अब क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे फाइनल एक्सेप्टर है ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सच, यही वजह इस प्रोसेस में हम एक टर्म यूज करते हैं ऑक्सीडेटिव, ठीक है। और क्योंकि फॉस्फोराइलेशन भी होगा, और फॉस्फोराइलेशन कैसे होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जितने भी ये प्रोटॉन एक्यूमुलेट हुए हैं इस प्रोसेस में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और यहाँ पे बट नेचुरल प्रोटॉन की डिफिशियंसी और यहाँ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा बढ़ गए ना, जब भी ग्रेडियंट फॉर्म होता है इट हैज़ टू ब्रेक, क्योंकि इक्विलिब्रियम ये नेचुरल फिनोमेना है। तो जब वो ब्रेक होगा तो ब्रेक कैसे होगा, ये कॉम्प्लेक्स 5 है जिसका 2 पार्ट है, ये F0 पार्ट और ये F1 पार्ट। तो ये H+ आयंस जो है ये पास होगा F0 पार्ट से, जब ये F1 पार्ट की तरफ जाएगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज है जिसके 2 पार्ट होते हैं। F1 पार्ट की तरफ जाने से F1 पार्ट में कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से ADP प्लस PI मिलके ATP का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब ये है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है जब ब्रेक हो रहा होता है उसकी वजह से ATP का सिंथेसिस होता है, दोनों प्रोसेस लिंक्ड अप है। और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। So I hope you have understood this. Now these are all the theories which are related, which I have already told you with the help of a diagram, and this is even present in your NCERT book, you can see that. Now let us talk about homework assignment. Function of ETS, आप जानते हो ETS का function है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना with through various complexes as well as प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश करना ताकि आप बाद में ATP का सिंथेसिस हो सके। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में हमने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। डायग्राम आप NCERT से देख के और उस हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। थैंक यू वेरी मच।